पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 9 के लेक्चर 6 में है, जिसमें हम लूथर गुलिक और लिंडर उर्विक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उर्विक तो जो लिंडर उर्विक और लूथर गुलिक जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच से संबंध रखते हैं। और इस कैटेगरी में अदर थिंकर कौन कौन से? हेनरी फ्योल हैं, मून एंड रिले हैं, मैरी पार्कर फोलेट हैं। दोस्तों, मून और रिले के बारे में आने वाले लेक्चरों में मैं अलग से कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट थिंकर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसमें जो है तो आगे लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से डिफरेंट होती है। कैसे? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है तो वो फ्रेडरिक टेलर से एसोसिएटेड है। और जो फ्रेडरिक टेलर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका मेन कंसर्न वर्कर से है ना। और वो जो है तो फ्लोर लेवल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और जो है तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थिंकर हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पर कम एम्फेसिस करते हैं, है ना। जबकि मैनेजमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है उसमें वो मैनेजेरियल व्यू लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। और फ्लोर लेवल एक्टिविटी पर उनका फोकस नहीं रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच में जो है तो ये मैनेजेरियल लेवल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखते हैं। इस कारण से ये जो है तो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। क्यों? क्योंकि दे फोकस मोर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और वो जो मैन का रोल है ना, व्यक्तियों का जो रोल है उन ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इग्नोर कर देते हैं। इस कारण ये स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जाने जाते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है तो एक डिजाइनिंग प्रोसेस की तरह देखा जाता है ना। तो ये है। आगे बढ़ते हैं तो दे वांट टू डेवलप सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच विल बी यूनिवर्सली वैलिड। तो ये यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल को डेवलप करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। और भी क्या कहते हैं? और भी कहते हैं कि लैक ऑफ डिजाइन इज इलॉजिकल, है ना। तो डिजाइन की जो लैक ऑफ डिजाइन है वो इलॉजिकल है, क्रूअल है, वेस्टफुल है और इनफेक्टिव है ना। तो रोहरविक का कहना ये है ना। इसमें क्या कहते हैं कि दीज प्रिंसिपल विल बी बेस्ड ऑन देयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सिविल सर्विसेज, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है तो प्रिंसिपल हैं काहे पे बेस्ड होंगे? जो है तो उनके जो है ना एक्सपीरियंस इन सिविल सर्विसेज, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड होते हैं, है ना। और इसमें जो है तो गुलिक और उर्विक का जो एक मेजर पब्लिकेशन कौन सा है जो उन्होंने साथ में लिखा हुआ था, वो था पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कृति है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इन्होंने 1937 में इस कृति का जो है तो प्रकाशन किया था, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बुक जो है तो उर्विक लूथर गुलिक की कुछ जो है तो महत्वपूर्ण बुक अलग से जान लेते हैं। तो इसमें पहली बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्डवार्ड, सेकंड फर्स्ट बुक है। और सेकंड बुक है मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, है ना। फिर इसमें लिंडर उर्विक के कुछ वर्क को जान लेते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं। जो गुलिक हैं उन्होंने 10 प्रिंसिपल को दिया है। इसमें सारे प्रिंसिपलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इनको एक बार पढ़ देता हूँ आपकी सहायता के लिए। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी एंड कमांड, स्टाफ एंड लाइन, डेलीगेशन, स्पैन एंड कंट्रोल। तो ज़्यादा की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार दिमाग में रहना चाहिए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो पोस्टकॉर्प का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये किसने दिया? तो ये गुलिक ने दिया था, हाँ। 7 एग्जीक्यूटिव फंक्शन पोस्टकॉर्प के नाम से इन्होंने इसको दिया हुआ था। तो फर्स्ट पी का क्या है? प्लानिंग। तो इसमें जो है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू रीच द गोल एंड मैनेजिंग देम इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज़, है ना। तो उन अलग अलग जो है तो गतिविधियों को आइडेंटिफिकेशन करना जो कि गोल तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उनको प्रायोरिटी के हिसाब से रखते जाना,
है ना। फिर इसमें क्या है, ओ का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन। तो थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच एक्टिविटीज़ आर टू बी ऑपरेशनलाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, है ना। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होता है जिसके द्वारा एक्टिविटीज़ को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव्स को जो है तो अचीव किया जाएगा। स्टाफिंग क्या है, तो ये जो है तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एस्पेक्ट को क्लियर जो है तो इंक्लूड करती है। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिटायरमेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस एस्पेक्ट को ये इंक्लूड करती है। इसमें डी का क्या मतलब है, डायरेक्शन। तो ऑर्डर इज इशूड बाय मैनेजर्स टू द सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो जो ऑर्डर्स हैं वो मैनेजर्स के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को इशू किए जाते हैं, जिसमें उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडेंस रहती है ना। तो थर्ड को का क्या मतलब है, सीओ को, इसका क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन। तो सिक्योर कोऑपरेशन एंड टीम वर्क बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज। तो इसमें क्या रहता है कि जो है तो ऑर्गेनाइजेशन के ना इसमें कोऑपरेशन सिक्योर किया जाता है और टीम वर्क, है ना, वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस यूनिट्स होती हैं उनके मध्य कोऑपरेशन और टीम वर्क को इंश्योर किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, साथ ही और एम्प्लॉयज़ के बीच भी ये सब रहता है। इसमें आर का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग। तो अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एग्जीक्यूटिव, है ना। तो इन्फॉर्मेशन का अपवर्ड जब फ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए वर्कर्स को कोई बात पता चली तो मैनेजमेंट तक या कि एडमिनिस्ट्रेशन तक उस चीज़ को पहुंचाना ही रिपोर्टिंग होती है। हाँ, तो इसमें ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि टू कीप हिमसेल्फ पोस्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में अपने आप को जो है तो कीप अपडेटिंग हिमसेल्फ, है ना, विद द एक्टिविटीज़ दैट आर कीप हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये इसका मतलब है। इसमें बजटिंग, बी का क्या मतलब है, बजटिंग। तो इसमें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे फील्ड को कवर किया जाता है ना। द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू पे एडिक्वेट अटेंशन टू द बजटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसको जो है तो बजटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर और अकाउंटिंग की वेरियस एक्टिविटीज़ पर जो है तो अटेंशन देना होता है ना। इसमें उर्वी के 8 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को इक्वल, है ना। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनीशन। कॉन्सेप्ट लूथर और गुरिव की एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। ये क्या है कि जो है तो लूथर गोलिक जो है तो 4 बेसिस जो है तो आइडेंटिफाई करते हैं विच वर्क कैन, है ना। तो ऑन विच वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स के, तो जिसके आधार पर वर्क को डिवाइड किया जा सकता है और डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है ना, 4 फर्स्ट बेसिस क्या है, पर्पज एंड और फंक्शन। तो वन हैज़ टू आइडेंटिफाई मेजर फंक्शन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट डिपार्टमेंट्स फॉर ईच वन सच फंक्शन, है ना। तो एक व्यक्ति को या कि है ना मैनेजर या कि जो पोस्ट पे होते हैं उनको है ना मेजर फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, पढ़ते हैं मेजर फंक्शन और गोल ऑर्गेनाइजेशन के जो है तो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और उस हिसाब से डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है फॉर ईच सच फंक्शन। तो है ना हर एक फंक्शन के लिए डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है। प्रोसेस और स्किल स्पेशलाइजेशन, है ना। तो थर्ड दूसरा पी क्या है, प्रोसेस और स्किल स्पेशलाइजेशन। तो आल वर्क्स बेस्ड ऑन सिंगल प्रोसेस और स्किल शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर सिंस इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेम नॉलेज, स्किल एंड प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि एक जो सिंगल वर्क है और स्किल है तो वो है ना ऑल वर्क बेस्ड ऑन सिंगल प्रोसेस और स्किल, है ना। तो जो सारा का सारा वर्क है जो कि एक सिंगल प्रोसेस और स्किल पे बेस्ड है उसको एक क्लब कर दिया जाए, है ना, जो कि सेम नॉलेज, स्किल और प्रोसेस को जो है तो मान लीजिए कोई वर्क है जिस पे एक ही प्रकार की जो है तो स्किल की और
नॉलेज की आवश्यकता है, तो उसको मतलब क्लब करने का इसमें प्रावधान है। फिर पर्सन और क्लाइंटेल, तो इसमें क्या रहता है, स्पेशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल सर्व, है ना। तो इसमें स्पेशलाइजेशन किस आधार पे होगा, जो क्लाइंट्स जो होते हैं उनको जिस प्रकार से सर्व किया जाता है उसके आधार पर, है ना। द ओल्ड एज वेलफेयर डिपार्टमेंट सर्व एज पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन हु नीड्स स्पेशल अटेंशन, है ना। इसमें मतलब क्लाइंटेल के लिए जो है तो क्लाइंटेल के हिसाब से डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एक स्पेशल सेक्शन के वेलफेयर को जो है तो इंश्योर करता है, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पर्सन, है ना। तो इसमें ऐसे तो एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जो ओल्ड एज व्यक्तियों को कैटर करेगा। एक ऐसा जो है तो ऑर्गेनाइजेशन या कि डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जो वुमेन को कैटर करेगा, है ना, चाइल्ड को जो कैटर करने वाले को। तो इस प्रकार से पर्सन और क्लाइंटेल के बेस पर जो है तो ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जाते हैं। फिर प्लेस और टेरिटरी के हिसाब से, तो ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द सेम एरिया शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसको जो है तो एक ग्रुप में एकत्रित कर दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि इसमें जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की स्कूलें बनाई गई हैं, तो उसमें स्कूल जो है तो दूर दूर होने के कारण स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाता है। तो अगर उनको एक ही केंद्र बना दिया जाए तो उसमें रिसोर्सेज और वेरियस प्रकार के है ना फाइनेंस रिसोर्सेज, है ना, टीचिंग स्टाफ सबकी मतलब अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकता है। और जो अलग अलग रहते हैं तो ना तो विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है ना जो एज अ होल सोसाइटी को फ़ायदा होता है। तो इस बात को इसमें, है ना, जबकि वो कार्य एक ही कैटेगरी में करते रहते हैं। फिर इसमें उनका एक और कॉन्सेप्ट है क्या, सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो जो है तो गुलिक और उर्विक डिड नॉट फेवर ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय प्लूरल बॉडीज़ लाइक कमेटीज़ एंड कमीशन। तो जो गुलिक और उर्विक हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को प्लूरल बॉडी जैसे कमेटी और कमीशन के माध्यम से हेड किए जाने के वो विरोधी हैं, है ना। वो सिंगल टॉप एग्जीक्यूटिव को फेवर करते हैं। इसमें स्टाफ प्रिंसिपल भी है। तो व्हेन ऑल द अथॉरिटी रेस्ट विद द लीडर्स ही रिक्वायर्स असिस्टेंस इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, द स्टाफ प्रोवाइड सच एन असिस्टेंस, है ना। जब सारी अथॉरिटी किसी एक लीडर पर बेस्ड हो जाती है तो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट की आवश्यकता होती है उसको। तो ये असिस्टेंट कहाँ से प्राप्त होता है, स्टाफ के माध्यम से प्राप्त होता है ना। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब है कि जो है तो दे स्टेट द नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कीप द रिक्विजिट अथॉरिटी विद देम एंड डेलीगेट द रेस्ट टू सबऑर्डिनेट, है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जो है तो अथॉरिटी को नीचे की तरफ जो है तो डिवॉल्व करना, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि दे स्टेट्स द नीड, है ना, उन्होंने जो है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये कहा है कि अपने पास जो अथॉरिटी रिक्विजिट अथॉरिटी आवश्यक अथॉरिटी है उसको रखिए, और जो मतलब ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा डिसीजन लेने की क्षमता है वो जो है तो डिसेंट्रलाइज करते जाइए। इनका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से कॉन्सेप्ट है। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू, तो इसमें टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, एन ऑफिशियल कैन नॉट कंट्रोल साइमल्टेनियसली मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एट अ टाइम, है ना। तो एक जो ऑफिशियल है तो एक समय पे एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को जो है तो नहीं जो है तो कंट्रोल कर सकता है। तो और भी क्या कहते हैं कि नो सुपीरियर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज कलेक्ट इफेक्टिवली द वर्क ऑफ मोर देन 5 और 6 सबऑर्डिनेट। तो एक जो है तो जो सुपरवाइज़र होगा या कि सुपीरियर होगा वो 5 से 6 सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। तो इसके लिए जो है तो उल्विक तो जो है तो कोई फिक्स नंबर तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट ही आल्सो सेज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सुपीरियर टू कंट्रोल मोर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एट अ टाइम, है ना। वो कोई नंबर तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं उर्विक की तरह, लेकिन वो भी जो है तो गुलिक, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो है तो एक सुपीरियर के लिए यह जो है तो मुश्किल होता है कि वो एक समय पर एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करें। तो ये है जो है तो लूथर, गुलिक और उर्विक के बारे में हमने
इस लेक्चर में समझा है। आगे के लेक्चर में और आगे की जो है तो चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।